तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मींस मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेन। प्लेन टू एक्सिस से फॉर्म होता है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब बॉडी प्लेन पर मूव करती है दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे और इस तरीके से जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन का सिंपल एग्जांपल यदि अपन बोलते हैं मोशन ऑफ पॉइंट्स ऑन कैरम बोर्ड। लेकिन अभी अपने बच्चों का ना प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? When the direction of velocity of a body is different from its acceleration, then body moves on the parabolic path, and this motion of a body is called projectile motion. जब भी बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट होता है, तब बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है और तब हम बॉडी के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये पैराबोलिक पाथ क्या होता है? तो ऐसे पाथ को अपन बोलते हैं स्ट्रेट पाथ, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल पाथ। और जब बॉडी ऐसे पाथ को फॉलो करती है तो ये होता है पैराबोलिक पाथ। जब बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी तब बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन किस कंडीशन में होता है, ये मुझे सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा मैंने डेफिनेशन आपको दी है, when the direction of velocity of a body is different from its acceleration, then the body moves on the parabolic path, and this motion of a body is called projectile motion. तो सपोज ये टावर है और टावर के टॉप से आप किसी स्टोन को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकली मालूम है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, सीधा एक लाइन में नीचे आता है। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है और इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 0। और इस कंडीशन में मोशन स्ट्रेट पाथ पर है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, इसी स्टोन को यदि हमने अपवर्ड थ्रो किया होता तो हमको मालूम है जी डाउनवर्ड वर्क करता, और प्रैक्टिकली आपको मालूम है किसी बॉडी यदि अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो करोगे तो ऊपर जाती है और फिर वापस रिटर्न आती है डाउनवर्ड, कैच कर लेते हो आप। इसका मतलब स्ट्रेट पाथ पर है। तो इस कंडीशन में भी मोशन वन डायमेंशनल है। जब थीटा 180 है तभी मोशन वन डायमेंशनल है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां थीटा मैंने क्या बताया है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब आपने डाउनवर्ड थ्रो किया तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, मोशन स्ट्रेट पाथ पर था। लेकिन जब वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो एंगल हो गया 180, तभी मोशन वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन इसके अलावा बच्चों प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि ये टावर है और इससे यदि स्टोन को ऐसा थ्रो किया जाए इस डायरेक्शन में,
तो ऐसा आता है, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए तो ऐसा आता है, इस एंगल से थ्रो किया जाए तो ऐसा आता है। ये सब आप प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जितने पाथ दिख रहे हैं सब पैराबोलिक पाथ है और यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहां पर जो आपने थ्रो किया वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में दी है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है, जिसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल डेफिनेटली 0 से ज्यादा है और 180 से कम है। इस वाली कंडीशन में देखिए ये एंगल एक्यूट एंगल है, जब हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो 90 हो गया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, और जब आपने ऐसा थ्रो किया तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। पर ये सभी एंगल 0 से तो ज्यादा है पर 180 से कम है। और इन सब कंडीशन में आपने प्रैक्टिकली फील किया, प्रैक्टिकली देखा या करके देख लीजिए, बॉडी पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर दी। तो इसका मतलब आपको कंडीशन पता चली कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 180। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल जब 0 से ज्यादा होता है और 180 से कम होगा तब बॉडी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी और तब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन लेकिन इसमें बच्चों एक कंडीशन ये भी दिख रही है, जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड था, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 था। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 है तो नो डाउट आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। लेकिन बच्चों आगे मैं आपको बताने वाला हूं सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है और उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रेडियल होता है, इनवर्ट्स होता है, रेडियस के डायरेक्शन में होता है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 और बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर मोशन भी। तो मुझे आपको पहले ये समझाना चाहिए था कि किस कंडीशन में बॉडी का मोशन किस तरीके का होगा। तो मैं थोड़ा साइड में हट गया हूं, आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो जनरली आप लोग के एग्जाम में आता है। क्वेश्चन इस तरीके का होता है, if the body projected horizontally from the top of a tower then prove its trajectory parabolic। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। मतलब जो मैंने क्वेश्चन बोला उसमें वो ये बोलना चाह रहे हैं यदि किसी बॉडी को किसी टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो प्रूव कीजिए उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है if the body projected horizontally from the top of a tower then prove its trajectory parabolic।
तो बच्चों उसके लिए आपको ये टावर लेना पड़ेगा। टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को आपने थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो प्रैक्टिकली मालूम है आपको वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ऐसा पाथ दिखेगा आपको। अब इसमें मान लीजिए इस बॉडी ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया y। बॉडी A से B पर आ गई, उसको टाइम लगा है t। इतने टाइम में बॉडी A से B पर आ रही है। यहां पर जो प्रूव करना है वो तो ठीक ही है, पर साथ ही साथ हमको इक्वेशंस कैसे बनते हैं वो भी सीखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनमें इक्वेशन भी जैसा मैं प्रूव करवा रहा हूं वैसे इक्वेशंस डेवलप किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो मान लीजिए वेलोसिटी u है, इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता, लेकिन जब बॉडी यहां पर आती तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए इसमें हमको दो अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। एक लेना पड़ेगा हमको मोशन अलोंग x एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अलोंग x एक्सिस बोला तो sx, यहां पर ux और यहां पर ax। sx का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग x एक्सिस इन टाइम t। ux initial velocity along x axis and ax means acceleration along x axis। तो हमको मालूम है कि टाइम में x एक्सिस के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी यहां से यहां पर गई है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो sx की जगह x, ux की जगह u, टाइम की जगह t प्लस हाफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 into t स्क्वायर। इसका मतलब x is equal to u into t। तो इस तरीके से बच्चों एक इक्वेशन बनता है। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो इससे t is equal to x by u आ, मतलब हमने टाइम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम बोलते हैं मोशन along y एक्सिस। तो हमको क्लियर है कि वो जब प्रोजेक्टाइल A से B पर आया है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन किया है y एक्सिस। तो हम लोग फिर से बोल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर अब की बार हम बोलेंगे sy, यहां पर uy और ये ay। sy का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y एक्सिस इन टाइम t, जो हमको दिख रहा है t टाइम में y एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो y दिख रहा है। तो sy की जगह हम लोग y, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ ay की जगह बच्चों g, क्योंकि हमको मालूम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू t स्क्वायर। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब ये t की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए,
ये जाएगा हाफ जी इंटू टी हो जाएगा x अपॉन u स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ जी अपॉन u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन बना। यहां पर बच्चों यदि हम y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, जब ऐसा इक्वेशन देखते हैं तो ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन कहलाता है। a और b कांस्टेंट है, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसमें x की आप डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए, जैसे x0 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 तो y की न्यू वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 3 तो y की न्यू वैल्यू हो जाएगी। और फिर इस जब ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा ये पूरा ग्राफ ऐसा है, पैराबोलिक। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन दिख रहा वो पैराबोला का इक्वेशन है। ऐसे ही यदि हम इसमें ये 8x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा 0 जाएगा, तो y इक्वल टू bx स्क्वायर, जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसमें भी आप x की डिफरेंट वैल्यूज ले लें, 0 1 2 3, और y की वैल्यूज 0 3 2 तो 4 3 12, इस तरीके से आप न्यू वैल्यूज गेन करेंगे। इनको जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे x और y तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। ये भी पैराबोला है, ऐसा भी पैराबोला होता है, ऐसा भी पैराबोला होता है इन्वर्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी पैराबोला का है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू bx स्क्वायर ना लिखकर चाहूं तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और आप यहाँ पर देखें जो आपने पूरा सॉल्व करके ड्राइव किया है, इसमें g की वैल्यू फिक्स रहेगी 9.81 या 10, और u तो आप बॉडी को जब प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आप बुलेट फायर कर रहे हैं, तो जो बुलेट निकलेगी वो एक फिक्स वेलोसिटी से निकलेगी, मतलब u की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। तो g और u दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। इनको जब लेकर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, या तो 2 आ जाएगी, या 3 आ जाएगी, या 4 आ जाएगी, या 5, कुछ भी। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, जैसा ये दिख रहा है। मतलब ये इक्वेशन सिमिलर है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का मतलब पैराबोला के इक्वेशन से। इसलिए हम लोग यहां तक पूरा सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस इक्वेशन 2 इट इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, therefore the body which is projected horizontally from the top of a tower, the trajectory of a body which is projected horizontally from the top of a tower should be parabolic। और इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। ये करने के बाद, ये यहां तक करने के बाद आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, since equation 2 it is similar to equation of parabola, therefore
the trajectory मतलब path, therefore the trajectory of a body which is projected horizontally from the top of a tower should be parabolic. और इस तरीके से आप प्रूव कर देते हैं, इतना करना पड़ता है। पर ये तो मैंने वो करा जो एग्जाम में आता है, तो कैसे प्रूव करना वो, लेकिन सही मायने में जब आप आगे चलकर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए भी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसा बच्चों मैंने ये सिखाया आपको, बिल्कुल इसी तरीके से एक डिफरेंट क्वेश्चन भी बनता है जिसको मैं डिस्कस करता हूं, पर मैं सोच रहा था कि शॉर्ट टाइम के लिए मैं रुक जाऊं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा लिख सके, और जो मैंने स्टेटमेंट बोला था उसको आप यहाँ पर लास्ट में लिखें, जो लास्ट में 2 लाइन्स है वहां पर। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है। इसमें बॉडी को हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, और फिर हमको प्रूव करना रहता है कि उस बॉडी की जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ, वो पैराबोलिक होगी। तो एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड by an angle of projection theta, then prove its trajectory parabolic, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्राउंड से किसी बॉडी को इस तरीके से थ्रो किया u वेलोसिटी से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया थीटा। तो प्रैक्टिकली तो आप लोग देखते हो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। आप यदि किसी बॉडी को थ्रो करके देखें तो आपको देखने मिलेगा पाथ जो रहेगा वो वाकई पैराबोलिक होता है। ये प्रैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों यदि ये u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो वेलोसिटी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux जो एंगल बना रहा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का वो रिजॉल्व कर सकते हैं 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट एंगल जो बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू cos, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, ये होगा u sin थीटा। अब चूंकि बॉडी A से यहां पर इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, तो मान लीजिए किसी वक्त यहां पर है P पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो P से यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इस परपेंडिकुलर का A से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x होगा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस y होगा। इसका मतलब ये जो बॉडी है जब P पर है, A से P तक पहुंची है, और मान लीजिए A से P तक पहुंचने में उसको टाइम लगा है t, तो इतने टाइम में इस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया x, और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया y। तो यदि हम x और y में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दें, तो ये उन सब पार्टिकल्स के लिए होगा जो इस पाथ पर होंगे। तो बच्चों फिर से इसमें सेम अपन करते हैं। पहले लिखते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, तो इसमें हो जाएगा sx इज इक्वल टू ux इंटू t प्लस हाफ tx इंटू t स्क्वायर।
न्यूमेरिकल्स करते समय भी ऐसे ही इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप देखेंगे। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, तो जब मैं आपको वीडियो रहता है तो मैं बार बार बताता हूँ कि वीडियो के नीचे जो टाइटल के नीचे, टाइटल के साइड में एरो रहता है, उसको आप क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन ओपन होता है जिसमें लिंक रहता है। उस लिंक को क्लिक करने से आपको पीडीएफ फाइल आ जाती है, मिल जाती है, जिसमें क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, मैं सॉल्व करवाता हूँ। पर अभी फिलहाल यहाँ पर बात करें तो जैसा अपन ने लास्ट डेरिवेशन, लास्ट प्रूफ दिया, वैसा सेम करेंगे। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, sx is equal to ux into t plus half ax into t square. So what is sx? Distance traveled along x axis in time t. ux initial velocity along x axis, ax acceleration along x axis. तो t टाइम बच्चों को दिख रहा है x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, x, तो sx की जगह x आ जाएगा, ux की जगह क्या जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ux is equal to u cos थीटा, u को रिजॉल्व किया था आपने, तो ux की जगह जाएगा u cos थीटा, टाइम की जगह t हाफ, ax की जगह 0, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। जो भी एक्सेलरेशन बॉडी पे वर्क कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, जिसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो x डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन 0 है इनटू t स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, इसका मतलब t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। बिल्कुल सेम स्टेप्स, वहां भी आपने टाइम फाइंड किया था, बस फर्क ये था कि वहां पर जो टाइम आया था वो x by u आया था, और यहाँ पर जो टाइम आया है वो x अपॉन u cos थीटा है। फिर जैसे ही आपने लिया मोशन अलोंग x एक्सिस, बिल्कुल वैसा ही हम लोग बोलते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के डायरेक्शन में मान लो बच्चों को ऐसा अपवर्ड, तो हम लोग बोलेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहाँ हो जाएगा sy, ये हो जाएगा uy, ये हो जाएगा ay। sy का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y एक्सिस इन टाइम t। t टाइम हमको मालूम है a से p पर क्या है, x डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, y डायरेक्शन ये किया। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो हमको दिख रहा है u sin थीटा, तो हम वैल्यूज रख दें, तो sy की जगह हम लिखेंगे y, क्योंकि t टाइम में y एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस y है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू ऑफ t प्लस हाफ ay की जगह जाएगा बच्चों माइनस g इनटू t स्क्वायर, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन था उसको पॉजिटिव लिया है, तो y अपवर्ड डायरेक्शन में था, पॉजिटिव हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा तो वो भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको क्या ले लिया, नेगेटिव, मोशन के अपोजिट। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं t की, जो हमने निकाला है t, यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y is equal to u sin थीटा into t की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने फाइंड की u of x upon u cos थीटा, प्लस इनटू माइनस माइनस हाफ g into x upon u cos थीटा होल स्क्वायर। t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर ये u कैंसिल हो गया, तो y is equal to tan थीटा into x minus half g x square upon u square cos square theta, यहाँ y is equal to
tan थीटा इंटू x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। इस तरीके से हमने x और y के बीच में रिलेशन निकाला है। अब बच्चों जब आपने ये रिलेशन डिराइव किया है तो जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में रिवॉल्वर है, इस चैप्टर में समझाने के लिए मुझे यही एग्जांपल लेने पड़ेंगे। अब आपके पास में रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर से भी आप बुलेट फायर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाकर, मतलब थीटा की वैल्यू 30 है और रिवॉल्वर से जो बुलेट निकलेगी वो एक फिक्स वेलोसिटी से निकलेगी, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड से निकलेगी, मतलब u की वैल्यू फिक्स है और g की वैल्यू भी आपको पता है फिक्स है। तो जब इन वैल्यूज को इसमें आप रखेंगे तो 10 30 फिक्स वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, और इसको भी सॉल्व करेंगे ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये इक्वेशन जो है वो जैसा y ax + bx² मैंने इक्वेशन बोला था उससे सिमिलर है। वहां a कांस्टेंट था, यहाँ पर tan थीटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू से a और b मतलब 2 3 ले सकते हैं, जैसे a की यहाँ पर 2 और ये 3, तो y 2x + 3x², मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो a और b कांस्टेंट्स हैं। यहां भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू फिक्स आएगी, कांस्टेंट आएगी, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा पर नेगेटिव रहेगा, तो b की वैल्यू नेगेटिव। तो कुल मिलाकर ये जो आपने इक्वेशन डिराइव किया है 1, ये इक्वेशन मैच कर रहा है पैराबोला के इक्वेशन से, पैराबोला के इक्वेशन से। मतलब इतना करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सिंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 it is similar to equation of parabola 2 or y is equal to ax plus bx square, thus the trajectory of a body which is projected from ground by an angle of projection theta should be parabolic। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सिमिलर हैं। इक्वेशन 1 किससे मैच कर रहा है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। इससे ये प्रूफ होता है कि जिस बॉडी को हमने ग्राउंड से थ्रो किया है थीटा एंगल से, उस बॉडी का जो पाथ है ट्रेजेक्टरी वो कैसी होगी? पैराबोलिक होगी। तो बस बच्चों जब एग्जाम में ये क्वेश्चन, जनरली यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, तो आप इस तरीके से पूरा ड्राइव कर लीजिए और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। इक्वेशन 1 इट इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला y is equal to ax plus bx square, therefore the trajectory of a body which is projected from the ground by an angle of projection theta should be parabolic। और आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम करते तो है ही, पर साथ ही साथ आपको ये जो मैंने आपको बताया है इक्वेशन डेवलप करना, ऐसे ही इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसको भी हमको याद कर लेना चाहिए। y is equal to x tan theta minus half g into x upon u cos theta whole square। y is equal to x tan theta, x को मैं पहले लिख रहा हूँ और tan theta को बाद में, मैंने वैसे याद करके रखा है। y is equal to x tan theta minus half g into x upon u cos theta whole square। तो ये इक्वेशन की भी बच्चों जरूरत पड़ती है। बाकी बच्चों इसमें 3 टर्म्स आती हैं, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एक टर्म को हम बोलते हैं रेंज और एक को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हम देखते हैं डेरिवेशंस नेक्स्ट वीडियो में।